हेलो एवरीवन। आज हम इस चैनल के फर्स्ट वीडियो में क्लास 9th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। हम इसे दोनों भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में देखेंगे, उनके टर्म्स देखेंगे। ठीक। और पढ़ने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, छोटा सा नन्हा प्यारा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने फ़ोन का डीएनडी मोड ऑन कर दें, डू नॉट डिस्टर्ब मोड। या आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। और दूसरा चीज़ ये, आप अपने साथ नोटबुक ज़रूर रखें, एक पेन ज़रूर रखें, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करते हुए चलें। और अगर थोड़े से आप लेजी हैं तो आप अपना बुक भी ले सकते हैं और उसमें चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस। ठीक। तो हमें फ्रांस सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? जाहिर सी बात है, आईफल टावर, पेरिस। ठीक। और भी चीज़ें दिमाग में आती हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम साइड में रखेंगे और अपना सारा ध्यान लगाएंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक इवेंट पढ़ेंगे, जो इवेंट हुआ था 14 जुलाई। जो आपको इवेंट हुआ था 14 जुलाई 1789 में। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन पूरा पेरिस जो था वो जल रहा था, गुजरात चल रहा है, इधर उधर दंगे फसाद हो रहे थे। ठीक। क्या हुआ था, जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने अपने ट्रूप्स को सिटी में भेजा था। ठीक। पेरिस में भेज दिया था, अपने आर्मी को सिटी में भेज दिया था। और जो ये रूमर्स थे, ठीक, ये बहुत डेंजरस चीज़ होती है। ठीक। इसके वजह से बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो रूमर्स थी ये। क्या रूमर्स थी? ये रूमर्स थी कि जो राजा है उसने क्या किया, अपने जो आर्मी को उसने सिटीजन्स पे ओपन फायर के लिए भेज दिया है। ठीक। यानी कि लोगों पे गोलियां बरसाने के लिए राजा ने अपने सिपाहियों को भेज दिया है। इस वजह से लगभग 7,000 आदमी और महिलाएं इकट्ठा हुए टाउन हॉल में। ठीक। और उन्होंने एक पीपल मिलिशिया बनाया, इसको कह सकते हैं एक लोगों का आर्मी बनाया। ठीक। इसके वजह से क्या हुआ, ये जो आर्मी थी लोगों की, ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गवर्नमेंट की कई ढेर सारी बिल्डिंग्स में तोड़फाड़ मचाई। ठीक। और किस लिए मचाई? क्योंकि उनको लगा कि वहाँ पे वेपन्स मिल जाएंगे। और वेपन क्यों चाहिए था? क्योंकि लोगों को लगता था कि अभी वॉर सामने बहुत बड़ी वॉर आने वाली है, जो कि हमें लड़ना पड़ेगा, हमें हमारे खुद के राजा के खिलाफ। तो उसके लिए वेपन बहुत ज़रूरी है। दूसरा बात हमारे यहाँ ध्यान देने की बात है कि र्यूमर्स फैले थे, असल में ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। ठीक। जैसे कि आपको याद होगा, जब किसान आंदोलन था तो वहाँ भी रूमर्स या कुछ चीज़ें फैल गई थी, जिसके वजह से क्या हुआ था कि आधा से ज़्यादा जो किसान थे वो डाइवर्ट हो गए थे लाल किला की तरफ, और वहाँ पे जाके अपने झंडे वगैरह उन्होंने टांग दिए थे। तो आप देख सकते हैं कितना खतरनाक ये हो सकता है रूमर्स। और ये दिन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस दिन एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट हुआ था, बस्टिल जो प्रिजन है, वहाँ पे लोगों ने अटैक कर दिया था। ठीक। और उस डे को आज भी वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, बेस्टिल डे मनाया जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे देख सकते हैं आप कितना क्रैकर्स वगैरह जलाए जाते हैं, और परेड वगैरह होती है। नेशनल हॉलीडे के रूप में ये वहाँ पे मनाया जाता है, और इसको नेशनल फेस्टिवल भी कह सकते हैं फ्रांस का, इस डेट को। तो ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रांस के लोगों के लिए। ठीक। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग जो 100 की तादाद में थे, उन्होंने बेस्टिल पे चले गए, जैसे हमारे यहाँ लाल किला पे चले गए थे। ठीक। तो वहाँ बेस्टिल पे चले गए थे लोग। ठीक। और उन्होंने क्या किया, उन वो क्यों गए थे? उनको उनको उम्मीद थी कि वहाँ पे बहुत ही मात्रा में उनको क्या मिलेगा, गोला बारूद वहाँ पे उनको मिलेगा। ठीक। और लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे लोगों ने गया और वहाँ पे देखा कमांडर थे। ठीक। लोगों ने कमांडर को मार दिया। ठीक। उसका गला वला काट दिया था, और भी कई बहुत बुरी तरह से मारा गया था, जो कि आपके बुक में नहीं मेंशन किया गया है। ठीक। लेकिन काफ़ी खतरनाक तरीके से उस कमांडर को मारा गया था, उसका सर भी लोग लेके लटका के घूमते थे। ठीक। और क्या हुआ था, जो प्रिजनर्स थे, जो वहाँ पे इस प्रिजन में ज़्यादातर राजनीतिक कैदियों को ही रखा जाता था। ठीक। तो प्रिजनर्स ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि वो राजनीतिक कैदी थे, और वो
कुल 7 थे, ठीक, और उन सातों को छुड़ा लिया गया, ठीक। और इसके बावजूद, ये सब होने के बावजूद भी लोग उसको हेट करते थे, ठीक। क्यों हेट करते थे? क्योंकि जो बेस्टिल था वो एक सिंबल था, राजा के डिस्पोटिक पावर का सिंबल था, कि ना राजा की निरंकुश शक्तियों का सिंबल था, कि वो ऐसा कोई प्रिजन है जहाँ पे राजनीतिक कैदियों को रखा जाता है, ठीक। और बाद में क्या हुआ, फिर कुछ लोगों ने उसको उसके जो टूटे हुए पत्थर वगैरह थे, ठीक, उसको लोगों ने मार्केट में बेचा, और कुछ लोगों ने उसको रखा एक स्मृति चिन्ह की तरह, यादगार की तरह, उस डिस्ट्रक्शन का जो यादगार था, स्मृति चिन्ह, उसकी तरह उसके पत्थरों को रखा गया। कुल मिला के वेस्टिल पे हमला हुआ था। फिर क्या हुआ, उस दिन के बाद पेरिस में बहुत ढेर सारे दंगे हुए, ठीक। उस दिन के बाद पेरिस में बहुत ढेर सारे दंगे हुए, ना कि केवल पेरिस में, जो देहाती एरिया थी, जो कंट्री के बाहरी साइड थे, वहाँ भी कई ढेर सारे दंगे फसाद होने लगे। और ज़्यादातर दंगे फसाद इसलिए थे क्योंकि जो ब्रेड था उसका प्राइस जो था वो काफ़ी हाई हो गया था, तो लोग खाते ही पीते क्या, उनके में एक डर बन गया था, ठीक। जो जो डर से क्या होता है, गुस्सा आता है, ठीक। और गुस्से से क्या होता है, गुस्से से वायलेंस होता है, और वही वायलेंस ने बेस्टिल के ढाबे को लीड किया, मतलब बेस्टिल का ढाबा हुआ था इस डर के वजह से। इसलिए किसी भी चीज़ों में हमें डर पैदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर में जाके वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। बाद में जब हिस्टोरियंस ने इसको देखा तो उनको ये समझ में आया कि ये जो पहला अटैक था बेस्टिल पे, ठीक, जो ये शुरुआत हुई थी उस दिन से दंगों की, वो क्या था, वो एक चेन इवेंट था राजा के एग्जीक्यूशन का, राजा को फांसी देने का वो पहला स्टेप था, मतलब वहाँ से ही ये भावना शुरू हो चुकी थी, ठीक। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसी नतीजे की उम्मीद नहीं थी, ठीक। जबकि उस समय लोग इस भावना से नहीं गए थे वहाँ बस्ती पे धावा करने, वहाँ लोगों को पता ही नहीं था कि इसका आउटकम क्या होने वाला है, जबकि इसका आउटकम इतना खतरनाक था क्योंकि पूरी पेरिस खून की नदियाँ बहने वाली थी वहाँ पूरे पेरिस में। तो ये पहला दिन था जहाँ पे एक छोटा सा ट्रेलर कह सकते हैं, क्योंकि अभी पिक्चर अभी बाकी था, ठीक, इस वायलेंस का। और इसको काफ़ी मोटिवेट किया जो फिलोसफर थे, ठीक, एक दो फिलोसफर थे, उन्होंने काफ़ी इस वायलेंस को मोटिवेट किया, उसके वजह से ही ये चीज़ें हुई। तो ये जो मेजर इवेंट था, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक, यही इसी चीज़ के ऊपर ये पूरा चैप्टर बना है, ठीक। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पढ़ने के पहले, ठीक, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने के पहले हमको ये जानना होगा कि फ्रांस आखिर है कहाँ, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है सीता कौन है, ठीक, तो आप कैसे रामायण पढ़ सकते हैं, ठीक। तो पहले हम जान लें राम कथा पढ़ने के पहले कि राम कौन है, सीता कौन है, ठीक, क्या कहाँ पे हो रहा है, ठीक। तो आपको देखा होगा इंडिया, तो पता ही होगा आप सबको कहाँ पे है, ठीक। ठीक, आप सबको पता ही होगा इंडिया कहाँ पे है। ये रहा इंडिया अपना, एशिया में अपना ये रहा इंडिया, ठीक। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये यूरोप की साइड, ठीक, यहाँ पे ये है फ्रांस, ठीक। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो ये जो एक रेड सी है, ठीक, मेरिडियन सी है, इसके बीच ये स्विच कैनाल है। स्विच कैनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मेंशन आपके फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी में भी हुआ है, और अभी रिसेंटली जो इवेंट थे पिछले साल के, उसमें आपने क्या देखा, जो पिछले साल सॉरी इसी साल आपने देखा कि वहाँ पे द एवर गिवन शिप थी, वो जाके फंस जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है पूरे ट्रेड्स का, ठीक। तो ये बाद में बात हम करेंगे, अभी हम देखते हैं फ्रांस को देखते हैं। हालांकि आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक। अभी आपको दिख रहा है ये इंडिया, और ये रहा फ्रांस, ठीक, और ये रहा अपना इंडिया। फिर थोड़ा सा और हम अगर जूम करने की कोशिश करें, ठीक, तो अब आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक। और इसके पास जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनको देख लीजिए, यूनाइटेड किंगडम इधर है और ये जर्मनी इधर है, ठीक, ये सब नॉर्वे है, ठीक।
तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक। इनको आप देख सकते हैं मैप में। तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि ताकि आप भूलें ना, ठीक। कि पूरी हिस्ट्री पढ़ ली और पता ही नहीं है कि फ्रांस का है, ठीक। ऐसा नहीं होगा आपके साथ। आप देख सकते हैं ये यूरोप दिखाया है। अब इस एक साइड इस मैप में आप देख सकते हैं जो कंट्रीज़ लेवल्ड है वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और इस वाले में आपको एक कंपैरिजन के लिए दे दिया गया कि जो बाकी जो लेवल्ड हैं, ठीक। इसमें सभी लेवल्ड है, ठीक। इसमें जो लेफ्ट साइड में मैप है उसमें केवल यूरोपियन कंट्रीज़ को ही मेंशन किया गया है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यूरोपियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। तो पूरे रिवॉल्यूशन को समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ कैसे लोग थे, और कैसे ये सब चीज़ें उत्पन्न हो गई, ठीक। कैसे ये सब हुआ, ठीक। तो उसको हमें समझना होगा। 1774 में लुइस 16वीं, ठीक, लुइस 16 को क्या बना दिया गया, वहाँ का राजा बना दिया गया। ये कौन थे, ये बुबन फैमिली के थे, ठीक। डायनेस्टी के थे कह सकते हो। इनको राजा बना दिया गया, और उस समय इनकी उम्र थी सिर्फ 20 साल, ठीक। बेचारे के साथ बहुत चीज़ें आगे चल के बुरी हुई हैं, ठीक, जिसमें इनकी गलती थी लेकिन उतनी गलतियां नहीं थी, ठीक। लेकिन इनके साथ काफ़ी बुरा होता है, आप आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक, क्या क्या होता है, ठीक। और दूसरी इनकी जो वाइफ्स थी, इनकी शादी हो चुकी थी उस समय जब इनको राजा बनाया गया। एंटोनेंट, ठीक। इनका नाम मैरी एंटोनेंट, ठीक। ऑस्ट्रे ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस थी, ठीक, जिनका नाम था मैरी एंटोनेंट, ठीक। तो ये उस सोसाइटी के बारे में है, वहाँ लुइस राजा बन गए हैं, ठीक। बनने के बाद क्या हुआ, बनने के बाद इन्होंने पाया कि जो इनका जो राजकोष है, जो राज भंडार है, जो ट्रेजेडी है, जो का खजाना है, वो तो खाली है, ठीक। तो भी इनकी एक गलती ये थी, ये गलती क्या थी, ये बड़े अय्यास किस्म के मतलब थे, ठीक। ये काफ़ी पार्टीज़ वगैरह करते थे, काफ़ी पैसा खर्च करते थे अपने कपड़ों पे, अपने शान और शौकत पे। इनकी वाइफ भी सेम इन्हीं की तरह थी। जबकि पूरे कंट्रीज़ में एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल कह सकते हैं फाइनेंशियल चीज़ों की कमी थी, ठीक। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ही डाउन था उस कंट्री का, ठीक। इतना कम पाकिस्तान से भी कम चल रहा था, जो अभी पाकिस्तान इधर उधर भीख मांग रहा है उसी की तरह लगभग ये कंडीशन थी। मैं गरीब हूँ। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, ठीक। अब क्या हुआ था, ये क्यों हुई थी, ठीक। जो इनकी हालत ऐसी हुई थी, ये क्यों हुई थी, ये हुई थी बहुत लंबे समय तक चलने वाले एक वॉर की वजह। अब बहुत लंबा समय मतलब 7 ईयर, ठीक। एक 7 ईयर वॉर उसे कहते ही हैं, ठीक। वो एक बहुत एक कॉम्प्लेक्स सा वॉर था, ठीक, जिसमें कई कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये सब इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं जो एक दूसरे के आमने सामने थे, ठीक। तो उस वॉर की वजह से इनके ऊपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी हो गई थी, ठीक। और दूसरा दूसरा क्या हुआ था, जो बताया मैंने आपको कि इनका जो एक्सपेंसिव कोड था, ठीक, एक्स्ट्रावेगेंट कोड जो था, ठीक, जो इनका राजमहल कह सकते हैं, ठीक। वो बहुत खर्चीला था, ठीक। अपने राजमहल को वर्साई को सजाने के लिए काफ़ी खर्च करते थे, ठीक। और फिर क्या हुआ, लुइस लुइस 16 ने हेल्प किया, ठीक। लुइस 16वीं ने हेल्प किया वहाँ अमेरिकन अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को, ठीक, इंडिपेंडेंस दिलवाने में इन्होंने मदद किया, ठीक। तो ये भी कारण बना कि उनका फ्रांस जो था वो कम्प्लीटली अपनी फाइनेंस लूज़ करता गया, ठीक। और ये पूरा वॉर जब ख़त्म हुआ, ठीक, कौन कौन सा 7 ईयर वॉर और दूसरा ये
अमेरिकन की कॉलोनीज को आज़ाद करने वाला वॉर, जिसको अमेरिकन रेवोल्यूशन का पार्ट माना गया। ठीक, तो ये जब दोनों वॉर ख़त्म हो गया उसके बाद बिलियन लिव्स का एक कर्ज चढ़ गया था। ठीक, और जो कि पहले 2 बिलियन का पहले ही था, और अब 1 बिलियन का और जुड़ गया था। और साथ ही साथ इसके साथ क्या हुआ, ठीक, जो जिन्होंने गवर्नमेंट को लोन दिया था उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। उन्होंने 10% चार्ज अब वो करने लगे थे। तो ये सारी रीजंस थे जिनके वजह से फाइनेंस जो ग्रोथ था वो पूरी तरह फ्रांस का कुल हो चुका था। साथ ही इन्होंने फ्रांस ने हेल्प तो किया अमेरिकन कॉलोनीज़ का गेन करने में, लेकिन अमेरिका ने कोई हेल्प नहीं किया इनको वापस अपने फाइनेंस ग्रोथ पे लाने पे। इन्होंने बस थैंक यू बोला और बाय बाय टाटा, ख़त्म, गोया। खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। बेचारा सो रहा था मैं, सपने देख रहा था मैं। गुड, टाटा, बाय बाय। ठीक, ये सब हो गया। तो आप देख सकते हैं सारी रीजन्स देख सकते हैं। 7 ईयर वॉर चला, फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन चला, ऊपर से जो कर्जदाता थे उन्होंने 10% बढ़ा दिया। ठीक, और ये दूसरा रीजन इनका खुद का रीजन कि खुद बहुत ज़्यादा खर्चीले थे। ठीक, सबके कारण कुछ नहीं, इन सबके कारण ये हुआ कि गवर्नमेंट को अपने बजट का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा, वो जो इंटरेस्ट था, ठीक, उसको पे करने में गवर्नमेंट अपना लगाने लगी। ठीक, दूसरी चीज़ क्या हुआ, दूसरी चीज़ ये थी कि जो उनके जो रेगुलर एक्सपेंस थे, जैसे आर्मी का रख रखाव, ठीक, उनके कोर्ट का रख रखाव, ठीक, उनके राजमहल, उनके दरबार का रख रखाव, गवर्नमेंट का चलना, ठीक, रनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज़ कैसे चल रही थी, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थे, ठीक, इन सब को करने के लिए जो सरकार थी वो फोर्स्ड हो चुकी थी, वो विवश हो चुकी थी कि वो जो अपने टैक्सेस हैं, ठीक, टैक्स हैं, उनको बढ़ा दिया जाए। ठीक, येट इवन दिस मेजर कुड नॉट हैव सफाइस्ड। तो जबकि ये जो 2 स्टेप था, ठीक, अपने बजट का काफ़ी हिस्सा पेमेंट करना, इंटरेस्ट चुकाने में, और टैक्सेस का बढ़ा देना, ये भी काफ़ी नहीं था फ्रांस के जो फाइनेंशियल ग्रोथ थी उसको फिर से वापस इंक्रीज करने में। ऐसा ऐसा क्यों था, क्योंकि एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो उस समय 3 हिस्सों में बटी हुई थी, जिसे फ्यूडल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक, जिसमें पहला था 3 स्टेट में बटी हुई थी, और जिसके थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पे करते थे। तो यह भी एक कारण बन चुका था क्योंकि ऊपर वाले लोग पे नहीं करते थे। ओके, आप ये देख सकते हैं। ठीक, पहले में क्लर्जी लोग थे, ठीक, पादरी वगैरह आते थे, ठीक, और उसके बाद नोवेल्टी कुलीन लोग रहते थे। फिर थर्ड स्टेट में एक चीज़ नोटिस आप करेंगे कि इसमें जो बड़े लोग थे, ठीक, इसमें बिग बिजनेसमैन भी आते थे, मर्चेंट थे, कोड, और जो छोटे किसान, जो पेजेंट वगैरह थे, ठीक, छोटे लेबर्स वगैरह थे, सर्वेंट्स थे, नौकर, ये दोनों का मिक्सचर था, और एक ये मिडिल क्लास भी थे इसमें। तो जो पेजेंट्स थे, ठीक, वो क्या करते थे, वो लगभग पॉपुलेशन का 90% थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक, और जबकि जो पेजेंट थे उनमें से कुछ, पेजेंट मतलब किसान, ठीक, जो किसान थे वो क्या थे, 90% थे, और उनमें से बहुत ही कम ऐसे किसान थे जिनकी खुद की ज़मीन थी। ठीक, और बाकी किसान क्या करते थे, वो दूसरे की ज़मीन पे खेती बाड़ी करते थे। और क्या, अबाउट 60% ऑफ लैंड वॉज ओन बाई नॉबल्स। नॉबल्स के पास लगभग 60% लैंड था। एक तो उनकी पॉपुलेशन भी कितनी कम थी, ठीक, और ऊपर से 60% लैंड उनके पास थी। ठीक, दी चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, ठीक, ये सब जो 60% था लैंड, वो लगभग इन लोगों के पास ही थी, गरीब लोगों के पास नहीं थी। ठीक, जो मेंबर्स थे फर्स्ट 2 स्टेट का, जैसे मैंने आपको बताया, क्लर्जी और नोबिलिटी,
ठीक, इनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे अपने बर्थ से, ठीक, उनको जन्म से ही कुछ अधिकार मिले हुए थे, कुछ छूटें मिली हुई थी, ठीक, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि वो टैक्स पे नहीं करते थे, एग्जम्पशन ऑफ पेइंग टैक्स, ठीक, उनको टैक्स पे करने पे क्या था, छूट था, ठीक, वैसा नहीं कर सकते, ठीक। और नॉवेल्स जो थे, ठीक, मैंने बताया बर्थ से ही क्या करते थे, वो फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल प्रिविलेजेस का भी फ़ायदा उठाते थे। फ्यूडल क्या है, फ्यूडल वही सिस्टम को ही कहते हैं, जो सिस्टम जो 3 स्टेटों में बँटा हुआ सिस्टम है, उसी को ही फ्यूडल सिस्टम कहा जाता है, और उसके प्रिविलेजेस को ही ये लोग यूज़ करते थे, ठीक। और कौन-कौन सी प्रिविलेज थी, जैसे कि ये जो पीजेंट थे, ठीक, उनसे ये क्या करते थे, टैक्स वसूल करते थे, अपना अलग-अलग टैक्स वसूल करते थे, ठीक। ये अपना एक तरह का टैक्स वसूल करते थे, ठीक, पेजेंट से। और पेजेंट्स क्या थे, उन बेचारों को वो चीज़ देनी ही पड़ती थी हर हालत में, ठीक, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फिल टू सर्व। और क्या था, पेजेंट को उनके घरों में काम करने के लिए मजबूर थे, वो उनको करना पड़ता था, और उनको आर्मी में भी काम करने के लिए, और सड़कें बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए उनको, सड़कें बनाने के लिए उनको वहाँ जाना ही पड़ता था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ये ऊपर के फर्स्ट एंड सेकंड लोग थे, जिसमें क्लर्जी वगैरह था, इन लोगों का क्या था, ये लोग अपना कर वसूल करते थे, ठीक। तो जो चर्च कर वसूल बोल रहा था, उसको बोलते थे टाइद, ठीक। जो ये टाइड था, या टाइड्स बोल सकते हैं इसको, ठीक। तो ये धार्मिक कर था, जो कर वसूल जो चर्च वसूला करता था तीसरे स्टेट से, ऊपर से उनको टाइल भी देना पड़ता था, टाइल्स, ठीक। ये क्या था, ये डायरेक्ट टैक्स था, ठीक, गवर्नमेंट का एक डायरेक्ट टैक्स था, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक, डायरेक्टली टू द स्टेट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट को ही समझे, ठीक। और ऊपर से उनको एक इनडायरेक्टली उनको टैक्स अदा करना पड़ता था, जो कि नमक और भी खाने पीने, नमक और तंबाकू जैसी रोज़ाना उपयोग की वस्तुओं में लगाए गए थे, ठीक, जो डेली आर्टिकल्स थे, ठीक, उन पे भी चीज़ों उनके कंजम्पशन पे भी कुछ कुछ टैक्स लगे हुए थे, ठीक। और ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं जिनको मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका है, आप देख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से उन पे टैक्स की, जो थर्ड स्टेट था उन पे काफ़ी टैक्स पड़ता था। और क्या हुआ, फिर ये एक सब टॉपिक्स है, जीने का संघर्ष, उस समय जीने का हम संघर्ष देख सकते हैं, कैसे लोग संघर्ष करते थे जीने में, और क्यों आया था, सबसे बड़ा कारण था पॉपुलेशन, आप देख सकते हैं किस तरह पॉपुलेशन बढ़ा है, 2.3 करोड़ से सीधे 2.8 करोड़ चेंज हो गया था 1715 से 1789 में। और जब भी पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक, पॉपुलेशन बढ़ती है, रिसोर्सेज वही रहते हैं, इसीलिए रिसोर्सेज का जो दाम था वो दुगना हो जाता है लगभग, ठीक, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक, काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, चीज़ों की जो डिमांड थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। और ज़्यादातर लोग उस समय पाव रोटी ही खाते थे, ठीक, उसकी भी कीमतें बहुत ही बढ़ गई थी, उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई थी। जो कामगार थे, अधिकतर जो मज़दूर वगैरह थे, जो कारखानों में काम करते थे, उनकी जो सैलरी थी, वो मालिक, उनके जो कारखानों के जो मालिक थे, वो तय करते थे। तो महँगाई तो बढ़ रही थी, लेकिन वो मालिक क्या कर रहे थे, मज़दूरी वही उतनी सेम ही रख रहे थे, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। तो क्या हुआ, अमीर और गरीब की खाई और चौड़ी हो गई थी, ठीक, अमीर और गरीब के बीच में काफ़ी फासला, गरीब और गरीब होता जा रहा था, और वहीं अमीर थोड़े और अमीर होते जा रहे थे। हालाँकि उतने अमीर नहीं हुए थे, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ही नीचे जा रही थी, ठीक। ठीक, इससे क्या हुआ, रोटी की संकट पैदा हो गई थी, रोटी की संकट पैदा हो गई थी, लोग इधर-उधर बेचारे घूमते थे, खाने को नहीं मिलता था, ठीक, बहुत ही महामारी टाइप में फैल गई थी, ठीक, लोग बहुत विवश थे, ठीक, डरे हुए थे, विवश थे, तो वो करते क्या, वो ये सब चीज़ उनका एक वायलेंस के रूप में धीरे-धीरे उनके अंदर भरता जा रहा था, और बेस्टिल के रूप में ये उन लोगों ने एक्सप्रेस किया, ठीक। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, ठीक, यही था जीने का संकट, जो फ्रांस में काफ़ी आम बात हो गई थी, राजनीति के दौरान ये काफ़ी आम बात हो गई थी, ठीक। अब आप ये देख सकते हैं, आपकी बुक में होगा 2 पॉइंट जीने का संकट, ठीक। तो जैसे कि मैंने समझाया, खराब फसल हुई, ठीक, तो खराब फसल हुई तो उससे क्या होगा, पहली चीज़ ये थी कि एक तो टैक्सेस इतना बढ़ रहे थे, ठीक,
और तो भगवान ने क्या सोचा, भगवान ने सोचा इनके साथ और बुरा क्या किया जाए, ठीक। इन्होंने भगवान ने सोचा इनके साथ और बुरा क्या किया, तो एक नेचुरल डिजास्टर टाइप में आता है, वो क्या करता है, वहाँ की जो सारी फसलें थी, ठीक, वो ख़राब कर देता है, ठीक। जो सारी फसल थी बेचारों की वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, खाने की कमी हो जाती है, ठीक। खाने की कमी हो जाती है, तो फर्स्ट बॉक्स में आपका खाने की कमी क्यों, क्यों ही ये खाने की कमी, क्योंकि बैड हार्वेस्ट था, मतलब फसल खराब हुई थी। दूसरा चीज़, अगर खाने की कमी होगी, रिसोर्सेज कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा, फूड की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि कम चीज़ें थी, ठीक। ये नहीं थी कि ज़्यादा कि आपको यहाँ नहीं मिल रहा तो वहाँ तो ज़रूर मिल जाएगा, ठीक, लेकिन आपको यहीं से ख़रीदना है, तो क्या था, दाम धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगा, ठीक। इस इसके वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हुआ कि जो पुअर लोग थे, ठीक, अब वो ब्रेड नहीं खरीद सकते थे, ठीक। अब बेचारे नहीं खरीद सकते थे तो खाएंगे क्या, ठीक, खाएंगे क्या, तो कमज़ोर होंगे, उनकी क्या होगा, वीकर बॉडी, ठीक। उनकी शरीर वीक हो जाएगी, ठीक, कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक। दूसरा क्या होगा, दूसरा एक फूड कह सकते हैं, खानों के दंगे हैं, ठीक। ये खाद्य दंगे, ठीक। इसका मतलब ये है कि लोग इधर उधर भागने लगे थे, क्या होता था कि जो ब्रेड की दुकानें हैं उस पे लोग हमला कर देते थे, इधर उधर प्रोटेस्ट चलने लगते थे, ठीक। पूरी बहुत ही ख़राब हालत बन चुके थे, ठीक। और पांचवा आपका क्या, जो जो ये वीकर बॉडी हुई, ठीक, लोगों कमज़ोर है, उससे क्या फैल गई, जब लोग कमज़ोर होते हैं तो अलग अलग बीमारियां भी फैल जाती हैं, जिससे महामारी आ गई, महामारी का संकट, और महामारी के संकट आने के बाद, ठीक, डिजीज़ फैलने के बाद क्या होता है, लोग मारे जाते हैं, जैसे कि अभी आप कोरोना वायरस में देख सकते हैं, यह भी एक बहुत ही बड़ा महामारी एपिडेमिक, इसलिए बोलते कोविड-19 एपिडेमिक। तो ये सब दंगे-वंगे चल रहे थे, लेकिन ये सारे जो दंगे थे, ये कर कौन रहा था? ये पेज़ेंट वगैरह कर रहे थे या वर्कर्स वगैरह कर रहे थे, ठीक? छोटे बेचारे क्या ही करते, ठीक? तो ये कर रहे थे जिसका काफ़ी कुछ असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इनके पास उतने रिसोर्सेज़ ही नहीं थे, ठीक है? संसाधन नहीं थे उनके पास। उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं होता था, कहीं भी दंगे शुरू हो जाते थे, कहीं भी कुछ भी हो जाता था, ठीक? तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता था, क्योंकि ये लोग दिमाग तो लगा नहीं रहे थे, ठीक? ऐसा नहीं है दिमाग नहीं लगा रहे थे, मतलब ये बहुत अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि एक मेजर असर नहीं पड़ रहा था। अभी भी लुइस 16 जो था अपने महल में आराम से पार्टी वगैरह किए जा रहा था, ठीक। तो क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट था, ठीक, थर्ड स्टेट में एक अलग से मिडिल क्लास की एक अलग से मिडिल क्लास का रेज हुआ, जो लोग पढ़े लिखे थे, ठीक, जो थोड़े भी पढ़े लिखे थे, जो नए नए विचारधाराओं के संपर्क में आ चुके थे, जिनको पता था कि बगल में अमेरिका है, वहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, वहाँ कैसी गवर्नमेंट बन रही है, इसके इन सब चीज़ पढ़ने के बाद उन लोगों ने ये सारा जिम्मा अपने ऊपर लिया, ठीक। वहाँ पे कई फिलोसफर भी थे, आपको आगे पता चलेगा। ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप राइज़ हुआ, ठीक, एक ऐसा ग्रुप एग्जिस्टेंस में आया, जिन्होंने डिमांड की कि जो बाय बर्थ जो प्रिविलेज मिला हुआ है, ठीक, वो हटा दिया जाए। उनका मानना था कि क्योंकि वो एजुकेट हो चुके थे, वो देख चुके थे, वो पूरी वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर चुके थे कि क्या चल रहा है बाहर, ठीक। तो उन्होंने लोगों की डिमांड रखना शुरू कर दिए थे, और ये काफ़ी पॉजिटिव तरीका बन चुका था। खैर आगे चल के ये बहुत ही खतरनाक भी बन जाता है, मैंने जैसे आपको बताया, ठीक, कैसे वो हम देखेंगे, ठीक। तो ये मिडिल क्लास कौन से लोग थे, ये वो लोग थे जिन्होंने पैसे कमाए थे, ठीक, जो ओवरसी ट्रेड्स थे, ठीक, जो समुद्री व्यापार था, वहाँ से इन लोगों ने पैसा कमाया था, ठीक। वूल और सिल्क टेक्सटाइल वगैरह को बेच के, ठीक, इन सबको बेच के उन्होंने पैसे कमाए थे, या तो ये बाहर बेचते थे, या तो फ्रांस में ही जो अमीर लोग थे ये उनको बेचते थे, और उससे इन लोगों ने काफ़ी मुनाफा कमाया, ठीक। इन व्यापारियों को छोड़ के, ठीक, इन व्यापारियों और कपड़े बनाने वाले लोगों को छोड़ के और भी कुछ प्रोफेशनल्स लोग थे, ठीक, और भी कुछ प्रोफेशंस थे, जैसे कि लॉयर्स वगैरह थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, ठीक। इन लोगों ने भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया, ठीक। और इन लोगों ने कहा क्या कि बर्थ से तो नहीं मिलना चाहिए, जबकि लोगों की योग्यता पे मिलना चाहिए, कि वो कितने योग्य हैं किसी चीज़ को करने में, इस पे उन लोगों की पोजीशन को डिसाइड करना चाहिए। तो वो जो ग्रुप राइज हुआ उसमें कई फिलोसफर थे, मेनली ये दो फिलोसफर जो बहुत मेन थे, ठीक। इनकी बुक्स काफ़ी फेमस हुई थी, ठीक। इन लोगों ने नए आइडियाज़ को सामने लाया, ठीक, जो फ्रीडम पे बेस्ड थे, इक्वल लॉज पे बेस्ड थे, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पे बेस्ड थे, ठीक। इन सबको सामने लाया, ठीक। जो जैन लॉक थे, ठीक, पहले जो ये फिलोसफर थे जैन लॉक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी बुक
टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट में क्या किया इन्होंने जो राजा की जो डिवाइन और एब्सोल्यूट पावर्स थी मोनार्की की, ठीक, उसको क्या किया इन्होंने उसको बताया कि वो काफ़ी गलत है, उसको इन्होंने बहुत गलत प्रूफ किया, ठीक, उस आइडिया को पिछड़ा बताया, ठीक। और साथ में अगर वो आइडिया बेकार है तो नया आइडिया क्या, तो ये जो रूसो थे, ठीक, इन्होंने एक नया आइडिया सामने रखा लोगों के साथ, जिसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जिसमें लोग होंगे और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ठीक, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स रखेंगे, जैसे कि अभी हमारे यहाँ होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और वो पीएम का चुनाव करते हैं या बिल जो भी बनाते हैं, ठीक। और इन स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक, इन स्पिरिट ऑफ लॉ में मोंटेस्क्यू मोंटेस्क्यू बड़ा अजीब सा नाम है इन लोगों का, ठीक, पता नहीं ये लोग नाम कहाँ से रखते थे, ठीक। मोंटेस्क्यू जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आइडिया और सामने लाया, इन्होंने पावर का डिवीज़न सामने लाया, ठीक, कि हम पावर को डिवाइड कर देंगे, जैसे वो कहते ना, आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के जो 3 पिलर्स हैं, द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक, ये तीनों पिलर्स, इन तीनों पावर्स को अलग अलग बांट, इस मॉडल को उन्होंने सामने लाया, और यही मॉडल था जो कि यूएस में चल रहा था, ठीक, उस समय लाया गया था, जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद, और जो कि ये फिलोसफर ने ऑब्जर्व किया था, उन लोगों ने अब इसको इधर लाने की कोशिश की थी, ठीक। और अमेरिकन ने क्या किया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ग्रांटेड ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल फॉर पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। तो अमेरिका से ही ये लोग काफ़ी क्या थे, प्रेरित थे, क्योंकि वो वहाँ लोगों को एक तरफ स्वतंत्रता और लोगों के अधिकार दे रहा था, ठीक, तो इन सब चीज़ों को ही उन लोगों ने एग्जाम्पल बना के लोगों के सामने पेश किया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक। ये पार्ट कंप्लीट करने के पहले हम इसका पूरा समरी देख लें कि हमने आज पढ़ा क्या, ठीक। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक। हमने पढ़ा फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में, जो इवेंट हुआ था, बस्टिल डे मनाया जाता है फ्रांस में अभी भी, ठीक, ये 14 जुलाई 1789 में हुआ था, ठीक। ये इसके बारे में हम लोग पढ़ा, ठीक, किस तरह लोगों ने हज़ारों की तादाद में वहाँ पे हमला किया, वहाँ के कमांडर को मार दिया, ठीक, और क्या किया, और फिर यही इवेंट उस दिन के बाद ही ये सारी इवेंट होने लगी, ठीक। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ना होगा, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमें पढ़ना होगा कि ये वहाँ की जो सोसाइटी थी, वहाँ की सोसाइटी थी वो कैसी थी, फिर हम उसके रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ सके। तो हमें पता चला कि वहाँ पे जो नए नवेले राजा बने थे, 20 साल में कौन ही राजा बनता है, लेकिन उनको बना दिया गया था, ठीक, वो थोड़े से बेवकूफ़ टाइप के भी थे, जो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, मेनली दूसरे लोग ही गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक, उस समय। तो उनको राजा बना दिया गया था, काफ़ी खर्चीले थे, और ऊपर से उन पे काफ़ी लोन था, क्योंकि उन्होंने 7 ईयर वॉर में पार्टिसिपेट किया था फ्रांस ने पहले, और दूसरा लुइस ने फिर 13 अमेरिकन कॉलेज को आज़ाद करवाया, तो उसमें भी काफ़ी पैसा लगा। तीसरा जो लुइस थे वो काफ़ी पार्टी शार्टी करते थे, ठीक, तो उसमें भी पार्टी शार्टी और खर्चीले कपड़े पहनते थे, ठीक, तो उसमें भी काफ़ी पैसा लगता था। और ये चौथा चीज़ ये हुआ कि जो जिन लोगों ने सरकार को लोन दिया था, उन्होंने अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया। फिर आप देख सकते हैं कि फिर गवर्नमेंट को मजबूर थी, वो अपना बजट का बहुत ज़्यादा हिस्सा पे करती थी पे करती थी लोगों को अपना इंटरेस्ट चुकाने में, ठीक। और दूसरा क्या कि उन्होंने अपना टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक। और उस समय का जो पूरा सोसाइटी थी, वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी, क्लर्जी, नोबिलिटी, और ये जो थर्ड स्टेट था, जिसमें अमीर गरीब सब थे, ठीक, ये नॉर्मल लोग होते थे, ठीक। इन्होंने ही मेनली रिवोल्यूशन लाए, और वो जो किसान थे, पेजेंट्स थे, वो लगभग 90% थे, ठीक, इन लोग की वजह से वो हुआ, ठीक। तो ये पूरे सोसाइटी के बारे था, डिफरेंट डिफरेंट टैक्स उनको देना पड़ता था, ठीक। और उनकी आबादी बढ़ गई थी, ऊपर से कई तरह के संकट झेलना पड़ता था, ठीक। गरीब और अमीर के बीच काफ़ी गहरी चौड़ाई आ गई थी, ठीक। क्यों हुआ था ऐसा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया था, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थी, लेकिन उनकी जो सैलरी थी वो नहीं बढ़ी थी, ठीक। ऊपर से क्या हुआ, एक बहुत ही नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जिसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम उन लोगों को झेलनी पड़ती है। फिर
तीसरी चीज़ क्या हुई, तीसरी चीज़ ये हुई कि इन लोगों ने तो काफ़ी पेजेंट वगैरह ने तो काफ़ी जोर लगाया कि वो इधर-उधर दंगे करे ताकि गवर्नमेंट सुन ले उनकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो क्योंकि उनके पास मीन्स नहीं थे, प्रोग्राम्स नहीं थे कि वो एक बड़ा परिवर्तन ला पाएँ। तो जो थर्ड स्टेट के जो पढ़े-लिखे लोग थे, उन्होंने इस चीज़ में काफ़ी मदद की। फिर एक अलग से जो ये ग्रुप बना था उसमें काफ़ी जो लोग थे, ठीक? इसमें काफ़ी फिलोसोफर वगैरह थे, जैसे कि ये जैन जैन लॉक जो थे, ठीक? और ये जैन जैक रूसो थे, ठीक? तो इन लोगों ने नए-नए आइडियाज़ सामने रखे गवर्नमेंट के, ठीक? तो ये पूरी हमारी ख़त्म होती है यहाँ।